हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स स्टूडियो। तो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आ गया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हुए इलस्ट्रेशन 9 कैश बुक चैप्टर का। तो बच्चों, आज हम एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमको काफ़ी सारी एंट्रीज आएंगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन साथ में। आपके बुक में ये जो भी इलस्ट्रेशन हो आप उस अकॉर्डिंग मैच कर लेना। लिखा है प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक ऑफ तरुण कपूर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। और हमको काफ़ी सारी यहाँ पे ट्रांजेक्शन दे रखी हैं। तो मैंने आपको बोला था जब भी आपको 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक बनाने को बोले तो आपको एक बार ऊपर से क्वेश्चन पढ़ना है और क्या करना है, जिन भी चीज़ों में आपको लगे कि ये काउंटर एंट्री पास होनी है तो वहाँ पे आपको स्टार या टिक मार देना है। तो कैश इन हैंड ओवरड्राफ्ट बिल्कुल नहीं। कैपिटल इंट्रोड्यूस देखो यहाँ पे 16,000 रुपये जो है वो चेक हम डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 16,000 इस चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये नहीं आएगा। परचेज गुड्स बिल्कुल भी नहीं, गुड्स परचेज बिल्कुल नहीं, सोल्ड गुड्स भी नहीं, रिसीव चेक फ्रॉम ये नहीं, चेक रिसीव फ्रॉम राकेश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये 6 तारीख को जो हमको ये चेक मिला था वो हमने 10 तारीख को डिपॉजिट करा है, तो क्या ये काउंटर बनेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। सेटल्ड नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम मोहन बिल्कुल नहीं। रिसीव इतना नहीं, बिल्कुल नहीं। रिसीव अ चेक 800 बिल्कुल भी नहीं। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर ना। विड्रॉ फ्रॉम बैंक, सर ये दिख गई एक उसी तरीके की स्टेटमेंट जिसे पढ़ के लगे हाँ ये काउंटर एंट्री है, तो मैंने इस पर अंडरलाइन कर लिया। फिर लिखा है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड पर एक्सपेंसेस। ये देखो, अगर ये ड्यू फ्रॉम बैंक लिखता तो ये काउंटर हो जाती, बट ये अभी काउंटर नहीं है क्योंकि हमने हाउस होल्ड यानी अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाला है। बैंक करप्ट बिल्कुल नहीं। रीपेमेंट ऑफ लोन, इंटरेस्ट, डिपॉजिट द बैंक। अच्छा, ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है कैश इन हैंड 1200, बैंक ओवरड्राफ्ट 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट का क्या मतलब है? नेगेटिव बैलेंस ऑफ बैंक। तो इसी तरीके से जब आप अपनी कैश बुक बनाओगे इन द बुक ऑफ तरुण कपूर की हमें बनानी है ना, तो 2 कॉलम कैश बुक, डेबिट क्रेडिट, ये पूरा फॉर्मेट है जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। तो कैश इन हैंड आपके 1200 है, तो आप 1 तारीख को बैलेंस BD 1200 लिख दोगे। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट है आपके पास, यानी नेगेटिव बैलेंस है बैंक का, तो आप बोलोगे सर नेगेटिव बैलेंस है यानी हमने पहले ही बैंक से पैसे निकाले हुए हैं, यानी बाय बैलेंस BD इस तरफ आएगा। ये चीज़ मैंने आपको समझाई हुई है पहले भी। अगर पॉजिटिव बैलेंस होता तो मैं जस्ट इसके साथ लिख देता, जैसे मैंने नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन कराया था उसमें था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव है तो ये। अच्छा सर, अगर कैश का नेगेटिव होता तो वो भी यहीं आते, दोनों नेगेटिव होते तो दोनों क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट, कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000 आउट ऑफ विच 16,000 इज़ बाय चेक एंड इज़ डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कह रहा है हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है और जिसमें से 16,000 रुपये चेक से हमने करा जो कि बैंक में डिपॉजिट हो गए। तो कैपिटल जब आप इंट्रोड्यूस करते थे, याद करो अपना चैप्टर नंबर 8 जिसमें आगे आने वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट एंट्री यही हुआ करती थी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस इतना, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो उसकी एंट्री क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यहाँ पे भी सेम है, लेकिन यहाँ पे चेक भी है, तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश और बैंक दोनों के डेबिट में जाके कैपिटल लिख देना आपने। तो देखो ये लिखा हुआ टू कैपिटल, कैश में 4,000 और बैंक में बाकी के 16,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, 4 अप्रैल को क्या हुआ? तो लिखा है हमने परचेज करे गुड्स फ्रॉम श्याम ट्रेडर्स लखनऊ फॉर 3,000 प्लस CGST SGST 6% ईच एंड दे अलाउड ट्रेड डिस्काउंट 200, द अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। तो इन्होंने बोला हमने गुड्स खरीदे हैं श्याम ट्रेडर से 3,000 रुपये के, और उन्होंने CGST SGST 6% हमको पे करा इसके साथ, और हमने उसको 200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट भी अलाउ करा है। तो देखो ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 8 में कि ट्रेड डिस्काउंट जब भी आप अलाउ करते तो उसके लिए आपको कोई जनरल एंट्री पास करनी नहीं होती। आपने 3,000 के गुड्स बेचें तो आपको डायरेक्टली इस पर डायरेक्टली आपको 200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी बाकी पैसा आपको मिलेगा। और कहाँ से मिलेगा ये? चेक से। तो चेक से परचेज़ करा आपने तो आपको चेक से पे करना पड़ेगा, यानी आपने जब 3,000 का सामान खरीदा तो उसी टाइम आपको 200 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया,
जिसका ये मतलब है कि 3000 का सामान खरीदने के बावजूद आपको अब सिर्फ और सिर्फ 2800 ही पे करने। तो देखो बाय परचेज ये रहा 2800, ठीक है, 2800 ये रहा, और GST 66% इसकी ये रही इनपुट, CGST इनपुट, SGST। क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ये तो बहुत ईजी है, काफ़ी बार कर चुके हैं हम। नेक्स्ट, 4 अप्रैल को गुड्स परचेज फॉर कैश 4000 प्लस CGST SGST 6% ईच, यानी आपने गुड्स खरीदे कैश में। तो आप बोलोगे सर कैश में अगर गुड्स खरीदेंगे पैसा जाएगा, 4000 रुपये का कैश जाएगा और CGST अलग से देनी पड़ेगी। तो 4 अप्रैल को देखो बाय परचेज में आपने 4000 के गुड्स और ये CGST आपने और SGST 6% आपको पे करनी पड़ गई इसकी। फिर नेक्स्ट लिखा है 5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट 5000 प्लस CGST SGST ईच। अच्छा, अब ध्यान से समझना बच्चों, ये कहाँ आना चाहिए, मतलब इसकी एंट्री में कहाँ पास करूँ? तो जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसकी एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि क्रेडिट पे हमने सेल करी है, और आपने शुरू में हमें बताया था कि क्रेडिट वाली चीज़ें हम कैश बुक में लिखते ही नहीं हैं। जब भी क्रेडिट में कोई सेल या परचेज़ होगी तो वो ट्रांजैक्शन आपको कैश बुक बनाते टाइम इग्नोर कर देनी है। तो मैं इसको बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा 5 अप्रैल की एंट्री को, क्योंकि क्रेडिट में हमने सेल करी है। नेक्स्ट आ जाऊंगा मैं सीधा 6 अप्रैल को, लिखा है रिसीव चेक फ्रॉम राकेश इतना आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 50। कह रहा है हमको इतना तब मिला जब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया था 50 रुपये का। तो यहाँ ध्यान से समझना, इसकी जनरल एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। ये रही बच्चों इसकी जनरल एंट्री, चेक इन हैंड 2450, डिस्काउंट अलाउड 50 टू राकेश 2500, यानी राकेश से हमको 2500 लेने थे और उसने हमको दिए 2450। कब? आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 50। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना। और चेक इन हैंड कब होता है सर? जब हमें आगे उस चेक को डिपॉजिट करना हो, तो इस चेक को हम आगे डिपॉजिट करेंगे, लेकिन 6 अप्रैल की भी आपको एंट्री तो पास करनी ही पड़ेगी, या आप चाहो तो डायरेक्टली इसको 10 तारीख को डिपॉजिट कर सकते हो, आपके ऊपर है। ठीक है, तो 6 की क्योंकि हमने चेक इन हैंड लिखी है तो ये ना करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधा 10 तारीख को जो डिपॉजिट हो रहा है, तो 10 अप्रैल को आप 2450 देखो ये रहा, 10 तारीख को मैं अपना इसको बैंक में डिपॉजिट कर दूँगा चेक इन हैंड को। ठीक है, नेक्स्ट, सेटल द अकाउंट ऑफ तेज प्रिंटर 750 बाई पेइंग कैश 680। यहाँ पे फिर से क्या बात आई, देखो हिडन है यहाँ पे डिस्काउंट। आपने तेज प्रिंटर को कुछ पैसा देना था, कितना देना था? 750 रुपीज़, लेकिन आपने उसको कितने में सेटल कर दिया? 680 रुपीज़ में, यानी आपने उसको 70 रुपये कम दिए। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उसने आपको क्या करा, डिस्काउंट अलाउ करा है, और अगर वो आपको डिस्काउंट अलाउ कर रहा है तो आपके लिए वो चीज़ डिस्काउंट रिसीव है। तो देखो उसकी एंट्री करिए, तेज प्रिंटर डिस्काउंट रिसीव 70। ठीक है, ये जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको, और जितना भी आपने पे करा है वो भी आपको यहाँ पे अपनी कैश बुक में तो लिखना ही पड़ेगा। तो सर हमने तेज प्रिंटर को 680 पे करें, तो मैंने वो 680 यहाँ लिख दिए। ठीक है, नेक्स्ट, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 4750 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5000। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको जो कैश रिसीव हुआ 4750 हुआ, जबकि लेने थे 5000। तो सर इसमें भी मुझे डिस्काउंट दिख रहा है हिडन। जी हाँ, इसमें भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड टू मोहन से आपको 5000 लेने हैं और वो आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में 4750 दे रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसको 250 रुपये का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो। ठीक है, और जो उसने आपको पैसा दिया 4750, तो वो आपका देखो कैश में आ जाएगा 4750 टू मोहन नाम से। क्लियर है इतना? इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है रिसीव 1000 फ्रॉम परम हुज अकाउंट ऑफ 2000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट अर्लियर। कह रहे हमको 1000 रुपये रिसीव हो गया, किससे? परम से, जिससे हमने 2000 रुपये लेने होंगे और हम उसको पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं बैड डेट समझ के। यानी इसका मतलब ये होता है कि मान लो मुझे किसी पर्सन से 2000 रुपये लेने, और वो क्योंकि आनाकानी कर रहा है देने में कि मैं अभी नहीं दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, 1 महीने बाद दूंगा, तो मुझे समझ आ गई कि भाई ये बंदा मुझे पैसे देने वाला नहीं है। तो मैंने क्या करा, अपने डेटर में से उसको बैड डेट मान लिया। बैड डेट का मतलब आपको समझाया होगा। बैड डेट का मतलब होता है वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना और वो पैसा आप देने से मना कर दें। तो बैड डेट
हो गए हमारे पैसे 2,000 रुपये। ठीक है, तो हुआ क्या, वो आनाकानी कर रहा था, या ऐसा सोच लो कि मुझे किसी से या परम से मुझे 2,000 रुपये लेने थे और वो आउट ऑफ कंट्री चला गया और मुझे लगा वो भाग गया, अब वो मेरे पैसे नहीं देगा। लेकिन वो कई टाइम बाद, बहुत टाइम बाद आया और उसने मुझे 2,000 की जगह 1,000 रुपये दे दिए। तो मैं बोल रहा हूँ वाह, 1,000 रुपये मुझे मिल गए। हालांकि मैं तो समझ के बैठा था कि ये 2,000 रुपये मुझे कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें से 1,000 रुपये मुझे मिल गया। तो इसी को बोलते हैं बच्चों बैड डेट रिकवर। 16 अप्रैल को टू बैड डेट रिकवर कितना पैसा आ जाएगा, 1,000 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम मुरली ऑन बिहाफ ऑफ मनोहर 200 रुपये। यानी हमको मुरली से रिसीव हुआ मनोहर के बिहाफ पे, यानी हमने मनोहर से 200 रुपये लेने होंगे, लेकिन हमको मिला मुरली से। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता हमें दे कौन, हमें मतलब होता है हमारे पास पैसा आया और किसके बिहाफ पे आया उससे मतलब होता है। ठीक है, जैसे कि आप सोच लो कि अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे आप जो फ़ीस पे करते हो, एक्चुअल में कोचिंग तो आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन फ़ीस आपके बेस पे यानी आपके बिहाफ पे आपके पेरेंट्स पे करते हैं। तो लेकिन जो वो आपका टीचर होगा, अगर वह कैश बुक बनाएगा तो वो आपके नाम से ही लिखेगा। ठीक है, वो यहाँ पे ये नहीं लिखेगा कि जो भी पर्सन XYZ उसके मम्मी पापा ने दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, बिहाफ वाला। नेक्स्ट लिखा है, रिसीव अ चेक 800 फ्रॉम मुकेश हु वाज एंडोर्स्ड विच वाज एंडोर्स्ड टू नितिन। अच्छा, अब ये भी ध्यान से देखना 19 तारीख को क्या हुआ। कह रहे हैं हमको एक चेक रिसीव हुआ। मैंने कहा जैसे ही चेक रिसीव हुआ चलो इसे बैंक में डाल के आते हैं। आप कह रहे हो नहीं सर रुको, चेक रिसीव हुआ तो है लेकिन इसे हम बैंक में नहीं ले गए। मैंने कहा फिर क्या करा इसका। कह रहा है ये हमने एंडोर्स कर दिया नितिन को। मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। तो आप कह रहे हो सर इसका मतलब ये है कि हमने नितिन को भी कुछ पैसे देने होंगे ना, तो वो पैसे ना दे के हमने वो उसको चेक ही दे दिया। ठीक है, यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे X से 800 लेने थे और Z को मुझे 800 ही रुपये देने थे, मैं Y हूँ। तो X ने मुझे 800 दिए और ये 800 मैंने क्योंकि मतलब नितिन को देने, तो यही वाले 800 का चेक मैंने नितिन को दे दिया। तो आप कह रहे हो सर उस हिसाब से तो फिर यहाँ एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो चेक आया था वो आप बैंक में डालने गए ही नहीं, या फिर अगर आपके पास कैश भी आया होता तो वो भी आप बैंक में डालने गए ही नहीं। ठीक है, तो इसकी एंट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एंट्री भी पास नहीं होगी इसकी। लेकिन कैश बुक में नहीं होगी, लेकिन जो आप जनरल एंट्री बना रहे हो यहाँ पे आपको जनरल एंट्री इसकी पास करनी पड़ेगी एंडोर्समेंट की। नितिन अकाउंट डेबिट टू मुकेश 800। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों, आपने जो भी चेक एंडोर्स करा इसकी जनरल एंट्री तो आपको पास करनी पड़ेगी। और ये चेक एंडोर्स करना क्या होता है, ये सब चीज़ें, बिल एंडोर्स करना, ये सब चीज़ें हम आगे वाले चैप्टर में आगे सीखेंगे। चलिए, फिर लिखा है सोल्ड ओल्ड फर्नीचर। हमने ओल्ड फर्नीचर सेल करा है जो कि 700 का था, उसमें CGST SGST लगा है। और पेमेंट रिसीव इन कैश, हमको जो पेमेंट रिसीव हुई वो कैसे हुई, कैश में। तो आप बोलो कैश में आया यानी डेबिट में आ जाओ सर, मैं आ गया। टू फर्नीचर 700 रुपये और 6% इसका GST। जब भी आप गुड्स की सेल परचेज़ करते हो बच्चों तो उसके लिए सेल परचेज़ का ही यूज़ करते हो, और कोई एसेट बेचते हो तो फिर एसेट का नाम आता है। ठीक है, तो मेरे पास कैश आया, क्यों कैश आया यानी कैश के डेबिट में जाओ। और कैश क्यों आया, क्योंकि टू फर्नीचर, मैंने फर्नीचर सेल करा और उस पर मुझे CGST SGST भी रिसीव हुई। चलो, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 3,000 रुपये, मैंने बैंक से पैसा निकाल लिया 3,000 रुपये। तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है सर आपके पास पैसा आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ हाँ पैसा आया, तो कैश के डेबिट में जाके 3,000 लिखो और बैंक नाम से लिखना। अगर कैश में लिख रहे हो 3,000 तो बैंक नाम से। ठीक है, और पैसा आया कहाँ से, बैंक से, तो बैंक से पैसे कटे होंगे। आप कह रहे हो जी सर बैंक से पैसे कटे हैं, तो मैं कह रहा हूँ बैंक क्रेडिट हुआ होगा 3,000 रुपये से ही, और बैंक क्रेडिट हुआ है तो कैश नाम से, और यहाँ पे भी काउंटर। ठीक है, बहुत इजी है। दोबारा अगर वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर समझ ना आए, और अगर नहीं आता तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिर लिखा है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 1,000 एंड फॉर इनकम टैक्स 500। कह रहे हमने बैंक से पैसे निकाल लिए, बैंक से पैसे निकाल लिए हमने 1,000 रुपये घर के खर्चे के लिए और इनकम टैक्स के लिए भी। अब ये वाली बात ध्यान रखना बच्चों, आगे आने वाले टाइम पे आपको बहुत काम आएगी। बच्चे इसमें आगे तक ग्रेजुएशन तक भी कंफ्यूज होते रहते हैं। जब भी आप इनकम टैक्स पे करोगे बच्चों तो ये आपका ड्राइंग्स माना जाएगा। ये मत सोचना कि सर ये तो बिज़नेस का एक्सपेंस है, क्योंकि हम जो इनकम कमा रहे हैं वो हमारी बिज़नेस से हो रही है, तो जो एक्सपेंस होगा वो बिज़नेस का ही है, इसलिए बिज़नेस का एक्सपेंस मान लेते हैं इनकम टैक्स। ऐसा नहीं होता, इनकम टैक्स आपका हमेशा ड्राइंग माना जाएगा, आपका पर्सनल एक्सपेंस माना जाएगा। तो 2 ड्राइंग्स हो गई यहाँ पे 25 अप्रैल को।
1000 रुपये की हाउस होल्ड एक्सपेंस और इनकम टैक्स, यानी टोटल आपने 1500 रुपये बैंक से निकाले। तो ये देखो बाय ड्राइंग्स 1500 रुपये। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट 28 अप्रैल को क्या हुआ? सुरेंदर हु ओड 400 बिकेम बैंकरप्ट एंड पेड 60 पैसा इन ए रुपी। लो सर, ये सेम पॉइंट तो आपने लास्ट क्लास में भी कराया था हमको कि अगर कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो वो पूरा पैसा नहीं दे पाता। तो कितना दे पा रहा है? 60 पैसा इन ए रुपी का मतलब 60% पैसा वो दे पा रहा है। तो आप 400 का जब 60% निकालोगे आएगा 240। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 240 आने वाला है। तो देखो टू सुरेंद्र से कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 240 रुपीज़। ठीक है, इतनी बात। आगे, रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ ए लोन एडवांस टू राम 3000 एंड डिपॉजिटेड आउट ऑफ इट 2500 इनटू बैंक। कह रहा है आपको रिसीव हुआ राम से 3000 रुपये और उसमें से 2500 रुपये आपने बैंक में डाल दिया। तो देखो 3000 रुपये रिसीव हुआ तो 3000 रुपये, जिसमें से 2500 बैंक में डाल दिया। तो देखो बैंक में 2500 आ जाएंगे और कैश से कट जाएंगे। अब बैंक में 2500 आ रहे हैं तो कैश नाम से, और कैश में से 2500 कट रहे हैं तो बैंक नाम से। ये ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि आप इसको ऐसे भी कर सकते थे 500 और 2500, फिर ये वाली एंट्री नहीं होती, लेकिन इसकी काउंटर एंट्री अगर बनाओगे तो इस तरीके से बनेगी जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया। वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, सिंपल सी बात है सर। 3000 रुपये आए, मैंने लिख दिए उसी दिन, लेकिन मैंने 2500 रुपये डिपॉजिट कर दिए तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये तो काउंटर बन गई। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे बढ़ गए और कैश में से कम हो गए। बैंक में बढ़ रहे हैं तो कैश नाम से, कैश में से कम हो रहे हैं तो बैंक नाम से। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक 375। कह रहा है हमारा इंटरेस्ट काट लिया बैंक ने, तो 375 डेबिटेड। ठीक है, बाकी ये डेबिटेड आप ये मत सोचना कि सर डेबिट साइड लिख दो इसको। बैंक अगर डेबिट कह रहा है तो बैंक का डेबिट होता है उसने पैसे काटे, और बैंक अगर क्रेडिट कह रहा है तो उसका मतलब होता है कि उसने हमें अकाउंट में पैसे आए हैं। मतलब ये चीज़ मैं और अच्छे से आपको तब समझाऊंगा जब हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले कुछ दिनों में। ठीक है, चलिए फिर लिखा है डिपॉजिटेड विद द बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटर्निंग 2000 एट ऑफिस। ये बच्चों बात ध्यान से समझना क्या है और कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इसका मतलब समझ लो क्या है। इसका मतलब है कि जब अब ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, अब हम बैलेंस सीडी निकालने वाले हैं, यानी यहाँ का टोटल करके हम बैलेंस सीडी निकालेंगे। कह रहा है आपका बैलेंस सीडी जितना भी आए ना, जितना भी आए वो आप अपने पास ही रखना, उसमें से 2000 रुपये अपने पास रख लेना और बाकी का डिपॉजिट कर देना बैंक में। मैंने बोला क्या मतलब? कह रहा है जब आपका कैश का बैलेंस आएगा, कैश का जो बैलेंस आएगा, मान लो वो आ गया 3000 रुपये, तो कह रहा है वो जो 3000 रुपये का बैलेंस आपके पास आया ना, उसमें से 2000 रखना अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में 2000 रुपये रखना, बाकी का जो भी पैसा होगा वो बैंक में डाल देना। ठीक है, तो मैं पहले बैंक का कर लेता हूँ। ठीक है, तो बैंक का टोटल जब हम देखते हैं तो इस तरीके से कुछ आया। मैंने बैंक से पहले मैं कैश का कर लेता हूँ क्योंकि उसका इफेक्ट बैंक में पड़ने वाला है। तो कैश में देखो डिपॉजिटेड करना है मेरे को 2000 रखने के बाद, तो मैंने यहाँ से टोटल करना स्टार्ट किया। यहाँ से टोटल किया तो टोटल आया इतना 18174। ठीक है, और जब मैंने इसमें से ये सारी चीज़ें लेस करी तो मेरा आंसर आया 10,500। यहाँ लिख देता हूँ मैं 10,514 रुपीज़। ठीक है, यानी जब मैंने 18,174 में से जिन पे हाईलाइट है, यही तो लेस करूँगा मैं जिन पे हाईलाइट है, मैंने जिस चीज़ पर हाईलाइट करा है वही मैंने पॉइंट ऊपर सॉल्व करें। तो 10,514 में से इसने बोला 2000 रुपये ऑफिस में रखना, तो मैंने बोला यानी बाय बैलेंस सीडी मुझे सिर्फ और सिर्फ 2000 बचाना है, और बाकी का कह रहा है बाकी का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैंक में डाल देना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है, यानी बाकी का मेरे यहाँ से 8,514 रुपये यहाँ से चले जाएंगे, और ये कहाँ आ जाएंगे? आप कह रहे हो सर बैंक में आ जाएंगे। देखो ये रहे, और ये भी काउंटरा बनेगी, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, लास्ट डेट पे मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। समझ आइए कहानी क्या हुई। मैंने कैश का टोटल किया, जब मेरे को पता चला मेरा कैश का टोटल इनकम हुई थी 18,174 और टोटल एक्सपेंस जो हुए थे वो इतने हुए थे, तो मैंने देखा अब मेरे हाथ में कितने पैसे बचे, तो वो बचे हुए थे मेरे हाथ में 10,514 रुपये।
ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है ये 10,514 रुपये ही मैं अपने लॉकर में रख देता हूँ। तो फिर क्वेश्चन ने बोला नहीं नहीं, इनको आप लॉकर में नहीं रख सकते, आप सिर्फ और सिर्फ लॉकर में रख सकते हो 2,000 रुपये, यानी रिटेन कर सकते हो 2,000 एट ऑफिस, अपने ऑफिस में सिर्फ 2,000 रुपये रखना, बाकी का डिपॉजिट कर देना बैंक में। डिपॉजिटेड विद बैंक द बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 2,000, कह रहा 2,000 रखने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा उसको डिपॉजिट कर देना बैंक में। तो मैंने बोला 10,514 रुपये मेरे हाथ में है, इसमें से अगर 2,000 मुझे रखने हैं तो बाकी का 8,514 मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा। तो यहाँ से 8,514 जाएंगे और बैंक के डेबिट में देखो आ जाएंगे। ठीक है, फिर जब आप यहाँ का टोटल करोगे तो वो टोटल आया 29,464, ये भी इंक्लूड होगा इसमें 8,514 वाली अमाउंट, इसमें से यहाँ का टोटल लेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6,453 रुपीज़। ठीक है, समझ आया? ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर है, एक और बार समझा देता हूँ। इसने बोला था कि 2,000 अपने ऑफिस में रखने के बाद बाकी पैसा आप डिपॉजिट कर देना बैंक में। तो मेरे को पता चला जब मैंने अपने टोटल इनकम देखी 18,174 थी वो। ठीक है, अब उसमें से 18,174 में से इन्होंने बोला था कि बाकी का जितना भी एक्सपेंस है वो हटाने के बाद जो भी आपके पास बचे, मैंने बोला वो तो मेरे पास बच रहा है 10,514 रुपये, कह रहा इसमें से 2,000 ही रखना अपने पास। मैंने बोला ठीक है ये रखे मैंने 2,000, कह रहा बाकी डिपॉजिट कर देना बैंक में। तो मैंने बोला बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश के क्रेडिट में जाके बैंक नाम से लिख दो और बैंक के डेबिट में जाके कैश नाम से लिख दो। तो वो अमाउंट है, मैंने 10,514 में से 2,000 हटाने के बाद जो पैसा बचा वो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर तब उसके बाद बैंक का टोटल किया ये, उसमें से ये चीज़ लेस करी तो ये मेरा बैलेंस बच गया। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट थे इसमें जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई या आपको समझ आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जितने ज़्यादा हो सके शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।